इस वीडियो का टॉपिक है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ आइदर ए गिवन चार्ज और गिवन चार्ज सिस्टम। आपको या तो एक पर्टिकुलर चार्ज की इक्विलिब्रियम मैनेज करनी है या पूरे इंटायर सिस्टम की इक्विलिब्रियम मैनेज करनी है। इसके रिलेटेड आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा। आपको एक सिस्टम ऑफ चार्जेस इंडिकेट किए जाएंगे प्रॉब्लम में और उसमें पूछा जाएगा कि एक पर्टिकुलर चार्ज की इक्विलिब्रियम अवस्था किस कंडीशन पर स्टैब्लिश होगा, या आपको पूरे चार्ज सिस्टम की इक्विलिब्रियम अवस्था किस कंडीशन में स्टैब्लिश होगा। इस तरह के सवाल में हो सकता है कि या तो सिर्फ चार्ज के बीच कूलम के फोर्स ही काम कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि इस कूलम फोर्स के अलावा और भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों, काम कर रहे हों। जैसे मास होने के कारण mg भी लगा जा सकता है, धागा होने के कारण टेंशन भी हो सकता है, पानी में डूबा है तो बॉयंसी वगैरह भी हो सकता है। पानी में नहीं, कोई लिक्विड में अगर डूबा है तो बॉयंसी फोर्स भी हो सकता है, और अगर किसी सतह पर है और उसमें फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है। तो बाकी और भी फोर्सेस जो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ में हमने सारे फोर्स डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, वो सारे फोर्सेस भी लग सकते हैं, इंक्लूडिंग कूलम फोर्स। तो हम इस तरह के केस में इक्विलिब्रियम अवस्था को अचीव करने के लिए देखते हैं कि हमें किसकी इक्विलिब्रियम मैनेज करनी है। अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल की अगर मैनेज करनी है तो हम सिर्फ नेट फोर्स का मान 0 करेंगे, और अगर किसी रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम मैनेज करनी है, जैसे रॉड हुआ, रिंग हुआ, डिस्क हुआ, स्फीयर हुआ, सिलेंडर हुआ, तब उसके इक्विलिब्रियम के लिए हम नेट फोर्स के साथ साथ नेट टॉर्क का भी मान को 0 करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि अभी हमें चार्ज पार्टिकल के स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको पार्टिकल की बात होगी और यहाँ हम सिर्फ नेट फोर्स का मान को 0 करेंगे। तो ये बातें आप समझ लीजिए। तो नेट फोर्स का मान 0 हम किसका करेंगे? तो हमें जिस किसी का भी इक्विलिब्रियम मैनेज करना है उस पर हम नेट फोर्स का मान 0 करेंगे। अगर मान लो कि हमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम मैनेज करना है तो उस पूरे सिस्टम में जितने चार्ज हैं सबको हमको नेट फोर्स का मान या सब पर नेट फोर्स का मान 0 होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम पूरे सिस्टम का मैनेज्ड होगा। ठीक है, तो यहां हम टॉपिक अपना बना लेते हैं प्रॉब्लम्स based on the condition of equilibrium। ये हम लोग का टॉपिक है। इसमें हम कुछ बातें जो हम इस तरह के सवाल को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, चौक कहाँ है, बस इस्तेमाल करते हैं, उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। आप इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए गिवन चार्ज, मान लिया जाए वो चार्ज जो हमें इक्विलिब्रियम बनाना है वो Q0 है। तो यहाँ पर चूंकि चार्ज हमें जो बात कर रहे हैं वो पार्टिकल चार्ज की बात कर रहे हैं, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 must be equal to 0. This is the condition for equilibrium of charge Q0. That is F। हम इसको दो तरीका से नेट फोर्स को 0 कर सकते हैं Q0 को। कैसे? तो एक तो हम वेक्टर फॉर्म निकाल लें, वेक्टर फॉर्म नेट फोर्स ऑन Q0 0 कर सकते हैं। अगर ये चार्ज स्पेस में पड़ा हुआ है तो हम जैसे वेक्टर फॉर्म में सीखे थे नेट फोर्स कैलकुलेट करने का,
तो उसको हम ऐसे निकाल कर जीरो कर सकते हैं, या ज़्यादातर केस में या तो चार्जेस लाइन पर होंगे या तो चार्जेस प्लेन में होंगे, तो वहाँ कंपोनेंट मेथड से काम चल जाता है। तो हम कंपोनेंट मेथड भी लिख देते हैं। नेट फोर्स आप एक्स डायरेक्शन में टोटल निकाल लो, उसको जीरो कर लो, और नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में निकाल लो, इसको जीरो कर लो। और अगर जेड डायरेक्शन में भी अगर कंपोनेंट काम कर रहे हैं तो नेट फोर्स जेड डायरेक्शन में भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर चार्ज की इक्विलिब्रियम मैनेज कर सकते हैं, उस पर नेट फोर्स का मान जीरो निकालकर। मान लिया जाए कि फॉर इक्विलिब्रियम, देखो ऐसे लिखे हुए हैं ई क्यू बी, आप समझ लीजिएगा इक्विलिब्रियम की ये इंडिकेशन है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए गिवन चार्ज सिस्टम, मतलब कहने का कि पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम मैनेज करना है, तो इसके लिए नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये पूरे सिस्टम में जितने भी चार्जेस पड़े हुए हैं, जैसे 3 चार्ज है तो तीनों चार्ज पर नेट फोर्स का मान जीरो होना चाहिए। 4 चार्ज हैं तो चारों चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स को हम इस तरह से जीरो मैनेज करेंगे। और एक चार्ज का कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम मैनेज करेंगे, तो ये जो हमने कंडीशन लिखा है इसी के साथ हम इसको यूज करेंगे। अब हमसे एक प्रश्न और पूछा जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कि जो पार्टिकल की इक्विलिब्रियम आई है वो कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है, दैट इज टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। हम इसकी चर्चा न्यूटन्स लॉ में करते हैं। आप अपनी कॉपी में देखोगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, जहां हम इक्विलिब्रियम को डिटेल करते हैं, वहां पर हमने बताया होगा कि नेट फोर्स के जीरो होने पर इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम इसको कहते हैं। और ये 2 अवस्थाओं में हो सकता है। एक हो सकता है जब बॉडी जो है या पार्टिकल जो है वो रेस्ट में हो, या दूसरा हो सकता है कि जो बॉडी या पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो रेस्ट की इक्विलिब्रियम अवस्था को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और यूनिफॉर्म मोशन की अवस्था के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते थे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो रेस्ट की अवस्था की थी उसको हमने 3 भागों में बांटा था। उसमें से एक पार्ट को हम बोले थे स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यही जो टाइप के इक्विलिब्रियम हमसे पूछे जाते हैं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये तीनों में से कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम है, एक चार्ज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? तो जैसा वहाँ हमने सीखा था आप वही अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि अगर हमें टाइप की इक्विलिब्रियम चेक करनी है तो क्या करते हैं कि जिस जगह पर भी वो इक्विलिब्रियम अवस्था प्राप्त हुआ है वहाँ से हम उसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं और करके छोड़ देते हैं। अगर डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ देने पर अगर वो रिटर्न बैक आ जाता है तो हम उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ऐसी अवस्था में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी वो मिनिमम हुआ करती थी। अगर डिस्प्लेस करके छोड़ देने पर वो फर्दर और आगे मूव कर जाए, रिटर्न बैक ना हो, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस अवस्था में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। और डिस्प्लेस करके छोड़ देने पर अगर वो वहीं का वहीं रह गया, न रिटर्न बैक हुआ न और फर्दर आगे गया, तो ऐसी अवस्था में हम उसकी इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इस अवस्था में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो हम यही बातों को यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं जो भी हमने बताया। क्या करना है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए? पहली बात तो हम थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करेंगे, मेक ए
लिटिल डिस्प्लेसमेंट। हम उस डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं x या कुछ भी l x और कुछ भी, मेक ए लिटिल डिस्प्लेसमेंट x एंड रिलीज्ड, और वहां से आप उसको रिलीज कर दो, छोड़ दो। ठीक है, तो अगर छोड़ दिया हमने और बात हम करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो छोड़ देने के बाद क्या होगा इस केस में कि वो रिटर्न बैक आएगा, रिटर्न्स बैक। ठीक है, और इस हालत में क्या होता है कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम U से रिप्रेजेंट किए थे, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जैसे मान लिया जाए कि आप एक कटोरा ले लो, उसको जमीन पर रख के उस कटोरा के भीतर एक बॉल, यहां छोटा सा बॉल आप रख दो, इस बॉल को, तो ये अवस्था, इस बॉल को अगर हम यहां रखेंगे और छोड़ देंगे तो ये रेस्ट में रहेगा, तो ये इक्विलिब्रियम की अवस्था है। और उसके बाद ये आपकी इक्विलिब्रियम की अवस्था है। अब अगर हम इसको यहां से थोड़ा डिस्प्लेस करके, मान लो हम यहां पर ले आते हैं और यहां पर ले आ करके छोड़ते हैं, तो क्या होगा, ये रिटर्न बैक होकर के वापस अपने पोजीशन को प्राप्त करेगा। या दाएं साइड भी अगर हम उसको डिस्प्लेस करके यहां से अगर छोड़ते हैं तो ये रिटर्न बैक वापस आकर के अपने पोजीशन को रिस्टोर करेगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस अवस्था में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, कि उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होना चाहिए और डबल डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मिनिमम कंडीशन को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, हम एक बार पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और ये 0 होना चाहिए, और ये 0 तो मैक्सिमम के लिए भी होता है, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन का मान जो है उसका वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह से हम बातों को चेक करते हैं। मान लिया जाए कि अगर ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हुआ तो क्या होगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस में, इक्विलिब्रियम के केस में वो बॉडी रिटर्न बैक नहीं होगा, डजंट रिटर्न बैक, रिटर्न बैक वो नहीं होगा। क्या होगा, वो फर्दर और मूव कर जाएगा, एंड मूव फर्दर, भाग जाएगा, वो रिटर्न नहीं आएगा। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए हम इसी कटोरा को उलट देते हैं जमीन पर रख करके, और उस एक छोटा सा जो बॉल हमने लिया है उसको अगर हम पिक पर रख देते हैं, इस तरह से टॉप पर रख देते हैं, और ये किसी तरह से मैनेज किए हुए हैं कि अभी रुका हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब अगर हम इस कटोरा के ऊपर जो ये रखा हुआ बॉल है, इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, तो क्या ये रिटर्न बैक होगा, ये नहीं होगा, और ये फर्दर छोड़ देने पर और आगे मूव करते चला जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम अवस्था को हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस अवस्था में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम के केस में एक बार डिफरेंशिएशन तो 0 होना है, परंतु डबल डिफरेंशिएशन का मान इस केस में नेगेटिव होता है। डबल डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव होता है। और तीसरा जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम था, जिसको हम नाम दिए थे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इस केस में जैसे मान लिया जाए यही फ्लैटेंड सरफेस है और यहां पर एक बॉल है और ये रेस्ट में है, तो ये अभी इक्विलिब्रियम में है, रखा हुआ सतह पर है और ये इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इसको इस जगह से डिस्प्लेस करके यहां पर ले आकर के अगर हम छोड़ देते हैं, तो यहां पर लाकर अगर हम छोड़ेंगे तो ये ना और आगे फर्दर जाएगा और ना ही बैक रिटर्न आएगा, ये यहीं का यहीं रुका ही रह जाएगा। तो ऐसे अवस्था की इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और यहां पर बोलेंगे रिमेन एट न्यू पोजीशन।
ये जो बॉडी है वो नई पोजीशन पर ही रिमेंड रह जाता है और रिटर्न बैक या फर्दर आगे मूव नहीं करता। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो उसका कांस्टेंट होता है। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी था यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी वही होता है। डबल डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस केस में भी जीरो ही होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, और एक बार और करेंगे तब भी इसका डिफरेंशिएशन जीरो ही आएगा। तो आपके पास दो हथियार हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को चेक करने का। एक तो है कि उस अवस्था से डिस्प्लेस करके छोड़ दो, अगर रिटर्न बैक आ गया तो हम बोलेंगे स्टेबल, अगर वो और फर्दर मूव कर गया तो बोलेंगे अनस्टेबल, और छोड़ देने पर वहीं का वहीं रह गया तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल। दूसरा तरीका है आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके और उसको दो बार डिफरेंशिएट करके देखिए, अगर वो पॉजिटिव आया तो बोलेंगे स्टेबल, अगर वो निगेटिव आया तो बोलेंगे अनस्टेबल, और अगर दो बार डिफरेंशिएशन करने पर जीरो आया तो बोलेंगे वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो हम लोगों को यहाँ पर काम मेरा ये चेक करके आराम से पता चल जाता है और हमें इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर ऐसी कोई अवस्था मिल जाए जहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं चेक कि छोड़ देने पर वो रिटर्न आ भी पाएगा कि नहीं, हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो हम उस केस में एनर्जी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि अभी हम एनर्जी नहीं सीखे हैं तो हम इसी तरह से चेक करके काम को अंजाम देंगे। तो ये था इक्विलिब्रियम की प्रकार। अब हम यहाँ पर कुछ बातों को बता देते हैं जो इस तरह के सवाल बनाने में, इक्विलिब्रियम की अवस्था का सवाल बनाने में हमें काम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिमेंबर लिख देते हैं और ये बातें आप पहले से जान रहे होते हैं। पहली बात कि अगर किसी चार्ज पर या किसी बॉडी पर या पार्टिकल पर, है ना, n फोर्सेस लग रहे हो, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो और सबके मैग्नीट्यूड अगर समान हो और उनके बीच एंगल भी अगर बराबर लग रहा हो, तब ऐसे केस में उनके रिजल्टेंट जीरो होते हैं। पता है? तो ये बातें आपको यहाँ पर काम आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इफ एन कोप्लेनर फोर्सेस of equal magnitude are acting on a body making equal angle to each other, then their resultant will be zero। तो उसके जो रिजल्टेंट होंगे वो जीरो होंगे। जैसे मान लिया जाए कि एक बॉडी या पार्टिकल पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं कोप्लेनर एक प्लेन में। नॉन कोप्लेनर हुआ तो फिर गड़बड़ा जाएगा, याद रखिएगा। एक प्लेन में होने चाहिए तीनों फोर्स, और ये तीनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर हैं और आपस में बीच का जो एंगल है वो भी सभी बराबर है। इसी तरह से 4 फोर्स हैं, 5 फोर्स हैं, 6 फोर्स हैं। मान लिया जाए 6 फोर्स है, 2 3 4 5 6 फोर्स हैं और 6 फोर्स जो हैं अपने बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और इनके बीच का एंगल भी जो है सभी बराबर हैं। तो अगर सभी बराबर हो गए तो टोटल तो 360 होना है, तो उसको 6 भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो एक एक एंगल जो है वो 60-60 डिग्री का हो जाएगा। और अगर ऐसा फोर्सेस लग रहे हों तो उसके रिजल्टेंट जो है गारंटी जीरो होंगे ही होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मान लो कि अगर फोर्सेस जो हैं वो बराबर नहीं है, 3 फोर्सेस बात कर रहे हैं। इफ a body is in equilibrium on which 3
अनइक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग, फोर्सेस, और वो जो फोर्सेस हैं वो कैसा है, कोप्लेनर है, और वे लग रहे हैं, आर एक्टिंग। तो हम इस तरह के केस में, जैसे ये मान लिया जाए बॉडी है और इस पर तीन फोर्सेस अगर इस तरह से लग रहे हैं और ये तीनों फोर्सेस अनइक्वल हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, याद रखिएगा, जिस पर भी ये लग रहा है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और एंगल जो है आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। तो याद रखिएगा ये तीनों, अगर ये फोर्सेस अलग अलग हैं तो इनके एंगल भी अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे। और इस तरह के बॉडी इक्विलिब्रियम में अगर हैं तो क्या होगा कि F1 बाई साइन, F1 का अपोजिट एंगल कौन है, अल्फा, बराबर F2 डिवाइडेड बाई साइन, F2 का अपोजिट एंगल होगा बीटा, और F3 बाई साइन, F3 का अपोजिट एंगल है गामा। इसमें लामीज थ्योरम भी कहते हैं, हम इसको साइन रूल भी कह सकते हैं। अगर हम इस फोर्सेस चूंकि वेक्टर हैं तो इसको ट्रायंगल में सजा सकते हैं, उनके रिजल्टेंट जीरो होने के लिए ट्रायंगल बनाएगा, और जब हम इनको सजा देंगे तो ये साइन रूल को फॉलो कर लेता है, तो हम इसको साइन लॉ भी कहते हैं, साइन रूल भी कहते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। और एक तीसरा पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ जरूरत पड़े ये तीसरा आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो बात है यहाँ पे कि इफ टू कूलम फोर्सेस are acting on a particle, on a charged particle, and it is at rest, it is in equilibrium, और ये जो है चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो क्या शर्त होना चाहिए, एक चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों के दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ये तो पता है हम लोगों को कि दो फोर्स अगर लग रहे हैं, ये मान लिया जाए चार्ज पार्टिकल है और इस पर एक फोर्स ये लग रहा है, तो दूसरा फोर्स किधर लगना चाहिए और कितना लगना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम में हो, तो दूसरा फोर्स अपोजिट लगना चाहिए, उतना ही के बराबर लगना चाहिए, तभी ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। अगर इस जरा भी कम हुआ या ज्यादा हुआ इससे, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो दोनों फोर्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर कूलम के फॉर्मूला की बात करें, जो कि हम लोगों का होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर क्या है, तो K तो एक पहले से ही कांस्टेंट पड़ा हुआ है, और इस पर्टिकुलर केस में जो ये फोर्स है वो आपके समान हो गए हैं। तो हम यहाँ पर ये K को और फोर्स को अगर हम कांस्टेंट मान बात करें, तो R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रूट अंडर Q1 इंटू Q2। ये बातें आप यहाँ पर समझ लीजिए, जिसको हम सवाल बनाने में उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आप समझ लीजिए, इसको हम प्रॉब्लम बनाने में देखते हैं। तो पहले हम एक सवाल के साथ इस सब बातों को यूज करते हैं। चलिए जो लास्ट में हम चीज बताए हैं इसी पर एक सवाल डिस्कस करते हैं। आपको दिया हुआ है टू चार्जेस Q एंड -4Q, टू चार्जेस Q और एक -4Q आर made fixed on a smooth
horizontal surface at a distance L apart। वो जो दोनों चार्ज के बीच की दूरी है वो L है और ये दोनों चार्ज फिक्स्ड कर दिया गया है, ठोक दिया गया है टेबल पर। जो टेबल का कैसा सतह है, स्मूथ है, और ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी L है। Where should a third charge be kept? Third charge be kept so that it may remain in equilibrium। ये जो थर्ड चार्ज है इक्विलिब्रियम, ये जो थर्ड चार्ज है वो जहां भी हम रखें उसको स्थिर रोक करके वो वहीं पर रुका रहे, उस पर नेट फोर्स का मान 0 हो, वो इक्विलिब्रियम में रहे। ऑल्सो डिस्कस इट्स टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। और आप ये भी डिस्कस करो कि जो इस चार्ज की इक्विलिब्रियम होगी वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा, वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। हम इस सवाल को दो मेथड से बनाते हैं। एक मेथड जो आपको जनरल लोग बताएंगे और जनरल आपको बुक वगैरह में सॉल्व किया हुआ मिलेगा, तो हम पहले उस बात को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड, इसमें जो चार्जेस हमें दिए हुए हैं, एक मान लो ये Q है जो फिक्स्ड है, और एक ये -4Q है जो वो भी फिक्स्ड है, और एक थर्ड चार्ज को ला के रखना है ऐसा कि वो जहां रखें इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब उस पर नेट फोर्स का मान 0 हो। तो आप जरा इमेजिन करो कि वो जो भी हम थर्ड चार्ज, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी हम ला के रखें, कहीं भी रखें, यहाँ 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 कहीं भी, तो उस चार्ज पर कितने फोर्स पहुंचेंगे? 2। एक ये लगाएगा, मान लो हम इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, तो एक ये लगाएगा उस पे फोर्स और एक ये लगाएगा। और चूंकि इसको इक्विलिब्रियम में होना है, तो इन दोनों चार्ज के द्वारा जो उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड समान होने चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये तो हम जानते हैं। तो हम ऐसा जगह इसको एस्टैब्लिश करेंगे कि इन दोनों के द्वारा जो फोर्सेस लगे अपोजिट लगे और उसके मैग्नीट्यूड समान हो। तो बताइए, तो अगर हम इस चार्ज को यहां रखते हैं, मान लो ये प्लस लिए हुए और यहां रखते हैं, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग ये मान लो है, और अगर हम लाइन के अलग थोड़ा यहां ऊपर में रखते हैं, क्या ये यहां इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? तो ये उसको रिपेल मारेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसके इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नहीं हो पाए। मान लो ये अगर नेगेटिव होता है तब क्या होगा? तो नेगेटिव अगर हुआ तो ये उसको क्या करेगा? ये उसको अट्रैक्ट करेगा और ये उसको रिपेल करेगा, फिर अपोजिट नहीं हुआ। तो यहाँ या इसके इस साइड में कहीं भी रख देने पर यह चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इधर की बात चेक कर लीजिए, तो आप यहां पर भी चाहे प्लस रख के देखो या माइनस रख के देखो, आपको इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं होगा। अब हम यहां रखते हैं, प्लस लेकर रखते हैं, तो क्या यहां इक्विलिब्रियम में होगा? तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है Q, इस पॉजिटिव Q0 को अपनी रिपेल करेगा और ये माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स का मान फिर 0 नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां रखने से भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। चलो यहां रख कर देखते हैं, तो ये प्लस Q0 अगर हम यहां लाके रखते हैं तो ये उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों अपोजिट तो आ गए, लेकिन यहां फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड कभी भी समान नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक तो ये चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा है और ऊपर से ये उसके करीब रखा हुआ है,
तो इसके द्वारा जो ये फोर्स लगेंगे अट्रैक्शन के, वो इसके रिपेलिंग फोर्स से काफी लार्ज होंगे। एक तो ये चार्ज ज्यादा है, ऊपर से दूरी कम है, और एक ये चार्ज कम है और दूरी ज्यादा है, तो ये फोर्स रिपेलिंग जो इसके द्वारा यहाँ लगेंगे वो बहुत बहुत कमजोर लगेंगे इन कंपेरिजन टू दिस अट्रैक्शन फोर्स बाई -4q चार्ज। तो अपोजिट हो जाना ही काफी नहीं है, मैग्नीट्यूड भी फोर्स के समान होने चाहिए। तो हम इस चार्ज को कहीं यहां रख दें तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब ये चार्ज पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, कैसा हो, तो चलो चेक कर लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये उसको क्या करेगा, रिपेल, और ये उसको करेगा अट्रैक्ट, और अपोजिट हो गए, मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकते हैं। और अगर ये नेगेटिव है तो ये उसको करेगा अट्रैक्ट, ये उसको करेगा अट्रैक्ट, और ये उसको करेगा रिपेल, फिर बराबर हो सकते हैं। तो चाहे ये पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव हो, उससे इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सिर्फ थर्ड चार्ज की बात कर रहा है, पॉजिटिव या नेचर की बात नहीं कर रहा है, या नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर चूंकि चार्ज हमें निकालना नहीं है, बस कहाँ रखना है ये बात तय करना है, तो हम प्लस लेकर के इस सवाल को बनाते हैं। मान लिया जाए कि इस Q से ये x दूरी पर हम इसको रखते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी L है, तो हमें यही x निकालना है, यही x निकालना है। तो मेरा ये सवाल बन जाएगा। तो बताइए क्या करें, इसके द्वारा इस पर एक फोर्स रिपेलिंग लगेगा Fa, और इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा एक Fb, और इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q0, जो थर्ड चार्ज है, ये जो थर्ड चार्ज है Q0, नेट फोर्स ऑन Q0 मस्ट बी इक्वल टू 0। और इसके लिए शर्त क्या होगा, इसके लिए शर्त होगा कि Fa और Fb आपस में बराबर होने चाहिए। चूंकि चार्जेस लाइन पर है तो हमें कंपोनेंट भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो Fa का मान हमें बताएं क्या होगा, तो Fa जो A चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा K Q0Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, इधर से लगाइए K 4Q इंटू Q0 इंटू 4Q डिवाइडेड बाई L प्लस x का होल स्क्वायर। K Q0 कट जाएंगे आपके, दोनों साइड रूट ले लीजिए, यहां हो जाएंगे 1/x। हम पोजीशन चूंकि तय कर लिए हैं पहले से ही, तो 1/x, और यहां हो जाएंगे 2 डिवाइडेड बाई L प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो L प्लस x इज इक्वल टू 2x, और यहां से x के मान आ जाएंगे L। तो मतलब मेरा ये हुआ कि यहां से L दूरी रखने पर ये चार्ज आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। सो थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम चार्ज Q। चार्ज Q से L दूरी पर आपको ये थर्ड चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये तो पोजीशन तय हो गई है। अब हम चेक करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन हमें यहां प्राप्त हुई है, इस चार्ज से x दूरी पर, ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को हमें चेक करना है। चेक द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए हमने आपको एक बात ये सिखाया है कि आप उस जगह से उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, यहां से थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कर दो, ये चार्ज को यहां ले आओ। मान लो यहां से हम y दूरी ले आते हैं, क्योंकि x तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हम यहां से y दूरी ले आते हैं। इधर भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो हम इसको y दूरी ले आते हैं और यहां पर ले आकर के छोड़ते हैं, और देखते हैं छोड़ देने के बाद कि इसका क्या हाल होता है। ये रिटर्न बैक आता है कि फर्दर और दूर चलते चला जाता है। क्या बोलिएगा?
क्या बोलिएगा? तो थोड़ी सी यहां पर गणित आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये दूरी जो दूर जाएगा तो इस केस में क्या होगा कि इससे भी दूर जाएगा और इससे भी दूर जाएगा। तो होगा क्या कि यहां जो अब फोर्स लगेंगे एफ ए, जो इसके द्वारा जो ये फोर्स लगेंगे और इसके द्वारा जो ये फोर्स लगेंगे, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड कम होंगे। और हमें नहीं पता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड में जो कमी आएगा वो कितनी अमाउंट का आएगा। अगर दोनों में कमी बराबर आया तो यहां पर रखने पर दोनों फोर्स फिर बराबर हो जाएंगे और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, क्योंकि रखने पर वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर कमी इस फोर्स में ज्यादा आया, बी के द्वारा जो ये फोर्स लग रहा है इस फोर्स में कमी ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू दिस, तो यहां पर ये वाला फोर्स का मान बढ़ जाएगा और ये वाला फोर्स कमजोर हो जाएगा, तब ये फर्दर दूर और दूर होते चला जाएगा। और अगर कमी इसमें ज्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये वाला फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा और ये वाला जो फोर्स है वो कमजोर हो जाएगा और फिर ये बैक रिटर्न हो जाएगा। लेकिन हमें तो नहीं पता है कि कमी जो होंगे दोनों फोर्स में वो किस में कम और किस में ज्यादा होगा। तो यहां गणित में थोड़ी सी उलझन होगी। तो हम इस गणित को दो तरीका से सुलझा सकते हैं। तो या तो आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, एक y दूरी पर ले जा करके आप फोर्स निकाल लो और दोनों में से एक को घटा दो। अगर पॉजिटिव आया तो जो पहले फोर्स में हमने दूसरा को घटाया है वो पहला वाला फोर्स ज्यादा है, और अगर वो नेगेटिव आया तो पहला वाला फोर्स जो है वो दूसरे वाला फोर्स से कम है। तो इस तरह से वो रिटर्न होगा या दूर जाएगा ये पता चल जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, इस चार्ज को बहुत ज्यादा दूर कर देते हैं। ये जो y है इसको हम एक्सटेंड करके बहुत दूर ले जाते हैं। ये चार्ज को हम यहां से डिस्प्लेस करके इतना दूर ले जाते हैं, y का मान इतना हम ले लेते हैं कि वो जो दोनों चार्ज के बीच की जो ये L दूरी है उससे बहुत बहुत ज्यादा हो जाए। मतलब ये जो y है उस इस दूरी के कंपैरिजन में ये बहुत बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो ये L हुआ और ये भी x भी L हुआ, तो यहां से यहां तक 2L हुआ और इसको हम 100L दूरी ले जाते हैं, तो 100L जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों चार्ज के बीच के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हम y प्लस L को अप्रोक्सीमेटली y ले लेंगे, अगर y बहुत बहुत ज्यादा है तो बताओ यहां से इस चार्ज की दूरी अब क्या होगी, यहां से x प्लस L प्लस x प्लस y है ना होगा। और चूंकि ये y बहुत बहुत ज्यादा है इन दोनों के जोड़ से, तो हम यहां से यहां तक का दूरी को y ले सकते हैं और यहां से यहां तक का भी दूरी को हम y ले सकते हैं, क्योंकि y प्लस x भी अप्रोक्सीमेटली y ही होगा। तो हमने क्या किया, दूर करने के बाद यहां से इसकी दूरी को y बना लिया और इसका भी दूरी को y बना लिया। मैंने जो डिनोमिनेटर में जो r स्क्वायर वाला जो दूरी है उसको हमने इक्वल कर लिया मैथमेटिकली, अप्रोक्सीमेटली। अब डिसाइड होगा चार्ज के प्रोडक्ट से। तो हम देख लेते हैं -4q इंटू क्यू नॉट के जो प्रोडक्ट हैं और q इंटू क्यू नॉट के प्रोडक्ट हैं, कौन ज्यादा हुआ। इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, प्राइम से नाम दर्शा देते हैं, एफ बी डैश या एफ बी प्राइम इसको पढ़ते हैं। और ये जो है यहां से इसको ले गया है, तो ये जो है उसको क्या करेगा, रिपेल मारेगा, एफ ए प्राइम। और ये एफ बी जो माइनस है जो इसको अट्रैक्ट करेगा, उसके जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हैं वो ज्यादा हैं, एफ ए डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर चलेगा क्योंकि यहां पर नेट फोर्स इधर लगने लग गए और इधर लगने की वजह से ये क्या होगा, तो ये रिटर्न बैक आएगा। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम हो गई, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गई।
ठीक है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल आया। तो और भी तरीका है, मैथमेटिकली भी हम इसको कैलकुलेट करके मान को निकाल सकते हैं। y दूरी चलाकर y दूरी पर फोर्स निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद दोनों पर फोर्स के मान को घटा देंगे, एक कम एक ज़्यादा अगर हुआ तो, और उसके बाद देख लेंगे कि कौन फोर्स ज़्यादा है कौन फोर्स कम है। उससे ये डिसाइड हो जाएगा कि रिटर्न बैक आएगा कि और फर्दर दूर जाएगा। तो हम यहाँ पर गणित न लगाकर थोड़ा सा टेक्निक लगा दिए कि अगर हम इसको बहुत दूर हम यहाँ से डिस्प्लेस करके रखेंगे और ये इतना दूर कर लेंगे कि इन दोनों के बीच की जो L दूरी है वो अप्रॉक्सीमेटली, ये जो L दूरी है वो बहुत बहुत कम हो जाए इस y से, तो हम यहाँ ये काम हम कर सकते हैं। आप इधर भी ले जाओ, आप यहाँ से इसके करीब भी ले जाओ, लगभग इसको सटा दो। जरा सोचो, अगर हम इसको इसके बहुत करीब ले जा करके लगभग हम इसे सटा देंगे तो क्या होगा? तो सटा देने पर इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा रिपल्सन का वो इन्फिनाइटली लार्ज हो जाएगा, क्योंकि आर के मान जो है वो 0 हो जाएंगे। लेकिन इसके द्वारा जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा इन्फिनाइटली लार्ज नहीं होगा। कैसे? तो जब ये इसके साथ सटेगा तो इससे तो इसकी दूरी L रह गई ना, तो ये फोर्स लगाएगा और वो इन्फिनिटी लार्ज नहीं होगा। लेकिन जब ये उसके बहुत बहुत लगभग सटने के अवस्था में आएगा तो इसके द्वारा इन्फिनिटी लार्ज फोर्स रिपेलिंग लगाएगा, और रिपेलिंग लार्ज अगर हुआ तो ये रिटर्न बैक अपने पोजीशन को आया, क्योंकि हमने इसको इधर घसकाया है। तो उस हालत में भी ये रिटर्न बैक आता है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल ही कहलाएगा। तो हम या तो इसको दूर ले जा करके ये बात को चेक कर ले या नजदीक ले जा करके चेक कर ले, यू विल गेट द आंसर। तो ये इक्विलिब्रियम का टाइप भी डिस्कस हो गया और दूरी भी पता चल गया। अब देखिए हम इसी सवाल को एक दूसरे मेथड से बताते हैं। सेकंड मेथड, यही चार्ज है आपके Q जो फिक्स है, और ये है -4Q जो फिक्स्ड है। और हमने अभी डिटेल से डिस्कस किया है कि जो वो थर्ड चार्ज है वो कहीं यहाँ होना चाहिए। ये बातें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये सब केस में आपको डिस्कस करना है, चाहे फर्स्ट मेथड हो सेकंड मेथड हो व्हाटएवर भी। तो पोजीशन यू हैव टू लोकेट, और ये दूरी है L और ये दूरी है X। हमें यही X निकालना है ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो। तो सुनो, इक्विलिब्रियम के लिए जो हमने बताया था कि अगर एक चार्ज पर जो फोर्स लगे, अगर एक चार्ज पर 2 फोर्स लगे और वो इक्विलिब्रियम में तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो, तब उस केस में जो दूरी होता है चार्ज से, इक्विलिब्रियम अवस्था की जो दूरी होगा चार्ज से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये बताया था हमने सेकेंड मेथड, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर, है ना, Q1 इंटू Q2। तो मेरा ये कहना है कि यहां से इसकी जो दूरी होगा, ये जो दूरी होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इसके द्वारा फोर्स बराबर होगा। बराबर होने के लिए, ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होने के लिए जो इससे जो इसकी दूरी है दैट इज R, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज। याद रखिएगा। तो ये क्या होगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q0 इंटू Q। यहां से यहां तक की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो आप मान कह सकते हैं। इसको हम कुछ मान लेते हैं Q इंटू Q, चलो ठीक है। और यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी क्या होगी? तो यहां से इसकी दूरी होगी रूट अंडर 4Q0 इंटू 4Q। ये दूरी होगी। प्रोपोर्शनलिटी के रूप में आप कुछ कांस्टेंट लिख सकते हो, K वे जो भी चाहे तो तुम लिख सकते हो।
तो देखो ध्यान से, हम इसको थोड़ा शॉर्टन कर देते हैं। अगर हम इस क्यू नॉट के इस सब को हम अगर एक कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लो ए मान लेते हैं, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 2a। होगा नहीं होगा? तो देखो ये, तो यहां से इस चार्ज की दूरी होनी चाहिए 2a और यहां से इसकी दूरी होनी चाहिए a। तो और यहां से यहां तक का दूरी, अगर यहां से यहां तक का दूरी 2a है और यहां से इसकी दूरी है a, तो यहां से इसकी दूरी क्या होगी 2a माइनस a, और ये मस्ट बी इक्वल टू l, दिस मस्ट बी इक्वल टू l। तो इसका मतलब a बराबर हो गया l। तो यहां मतलब यहां से यहां तक का दूरी आपका होना चाहिए l। दैट्स इट। तो ये आप l दूरी पर रखोगे तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। हमें फोर्स ड्रॉ करके इक्वेशन सेट करके सॉल्व कर निकालने की जरूरत नहीं है। इस बात को हम एक बार और समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम इसको हटाते हैं और फिर हम इसको एक बात समझाते हैं। यह है Q। अच्छा, आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में तो बार रिवाइंड करके भी समझ लीजिएगा। एक काम इसी सवाल को लेते हैं, लेकिन हम ये जो -q लिए हुए हैं -4q, हम इसको प्लस कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, solve the previous problem if second charge is taken as +4q। जो दूसरा चार्ज है वो हम +4q लेकर के काम करें तो हम इसको सेकेंड मेथड से बनाते हैं और सीखिएगा कैसे बनाते हैं। ये आपके q हैं जो फिक्स हैं, ये आपके 4q हैं जो भी फिक्स्ड हैं, और ये प्लस हैं +4q। बीच की दूरी आपकी जो अभी है l है, ये दिया हुआ है। प्रश्न है कि हमें एक चार्ज रखनी है और ऐसा जगह रखना है कि इक्विलिब्रियम में रहे। बताओ तो यहां रखने से इक्विलिब्रियम होगा? आप बोलोगे नहीं। यहां रखने से होगा? तो ये उसको रिपेल मारेगा और ये भी उसको रिपेल मारेगा, यहां भी नहीं, तो यहां भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें बीच में कहीं रखना होगा। मान लो हम बीच में कहीं भी रख देते हैं ये वाला, तो ये दूरी हो गया आपका x, यही निकालना है। और ये टोटल l दूरी आपको दिया हुआ है, ये समझ लीजिए। हम सेकेंड मेथड लगाते हैं, समझिएगा। तो ये दूरी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो k इंटू रूट अंडर q इंटू क्यू नॉट। इसको हम मान लेते हैं a। यहां से यहां तक का दूरी ये हुआ, और यहां से यहां तक का दूरी, यहां से याद रखिएगा, यहां से इसकी दूरी बनेगा, यहां से इसकी दूरी, क्योंकि ये क्यू नॉट है और ये 4q है। तो यहां पर हो जाएगा k रूट अंडर क्यू नॉट इंटू 4q, और ये बराबर हो जाएगा 2a, ये वाली दूरी। ठीक है, तो यहां से देखो ये वाली दूरी कितनी है? ये वाली दूरी है 2a, यहां से यहां तक का दूरी है 2 है, और यहां से यहां तक है a, तो 2a प्लस a, यही बराबर तो l है। तो 2a प्लस a इज इक्वल टू l, तो a बराबर हो जाएगा l/3। a बराबर 2a प्लस a, 3a बराबर a, l, तो a बराबर l/3। और यहां से यहां तक ही तो a है और a ही तो x है, तो x का मान हो जाएगा l/3, और ये दूरी हो जाएगा 2l/3। तो यहां से l/3 दूरी पर रखने पर ये जो आपके चार्ज है क्यू नॉट, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब हम इसके इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम इसके कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो ये उसको क्या मार रहा है? रिपेल। मान लो A है तो A के द्वारा, और B उसको भी रिपेल करेगा, और इसको हम FB बोले,
और इस चार्ज को हम थोड़ा अगर यहाँ घसका देते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा ले जाते हैं, तो ले जाने पर क्या होगा जरा सोचो। अगर हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो इससे इसकी दूरी बढ़ जाएगा और इससे इसकी दूरी घट जाएगा। तो इससे जो इसकी दूरी बढ़ गया तो ये वाला जो फोर्स है वो कमजोर हो जाएगा माइनस, और इसके द्वारा जो रिपेलिंग फोर्स है वो फोर्स का मान बढ़ जाएगा। ये इधर डिस्प्लेस करने पर इसके द्वारा फोर्स मजबूत हो जाएगा और इसके द्वारा जो रिपेलिंग फोर्स है वो कमजोर हो जाएगा। तो ये किधर जाएगा, ये रिटर्न बैक आ जाएगा। तो इसका मतलब इधर जाने पर वापस फिर ये रिटर्न बैक आ गया। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो हम इसको यहीं रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो अपलोड होने में परेशानी होता है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।